एपिसोड 1 to 10। अध्याय 1। जैसे ही आया ने आखिरी व्यंजन परोसा, इटली ने रोजमेरी की प्लेट में स्टेक का एक टुकड़ा रख दिया। शायद ये आखिरी बार हो जब हम साथ में खाना खा रहे हों। यकीन नहीं होता कि तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें इतनी जल्दी वापस ले जा रहे हैं। उनकी आवाज में खेद झलक रहा था। उन्हें 3 महीने पहले हुई अपनी बीमारी याद आ गई। उन्हें तुरंत रक्त चढ़ाने की जरूरत थी और रोजमेरी ने उन्हें रक्त चढ़ाते समय पाया कि वे खून के रिश्ते से संबंधित नहीं थे। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में आ गया। ठीक होने के बाद इटली ने काफी प्रयासों के बाद अपनी असली बेटी योलांडा हैरिस को ढूंढ निकाला। और रोजमेरी, इस बच्चे का उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। हैरिस परिवार ने रोजमेरी के जन्मदाता माता पिता की खोज के बारे में जानकारी ऑनलाइन साझा की। कल किसी ने फोन करके बताया कि वे रोजमेरी की असली मां है और वे उसे आज अपने साथ ले जाएंगे। आज आया ने तुम्हारे सारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं, इटली ने पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए कहा। खूब खा लो, आज तुम अपने असली माता पिता के घर जा रहे हो, कौन जाने वहां क्या होगा। कल की कॉल से इटली को पता चला कि रोजमेरी के असली माता पिता फिलहाल बेरोजगार हैं और वे विलो क्रीक में रहते हैं। वह जगह देश के सबसे पिछड़े और गरीब इलाकों में से एक थी। अगर वह वहां जाती तो उसे फिर कभी हैरिस परिवार द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का मौका नहीं मिलता। मेज पर बैठी रोजमेरी, जिसकी आंखें मानो उसकी चिंताओं को देख रही हों, ने शांति से अपना कांटा और चाकू नीचे रख दिया और बस इतना कहा, मेरा पेट भर गया है। वह उठी और चली गई। उसका शरीर दृढ़ और उदासीन था, मानो उसे इस घर से कोई लगाव ही न हो। ये सुनकर इटली की पत्नी ओल्गा तुरंत परेशान हो गई और शिकायत करते हुए बोली, उस बच्चे को बिगड़ना बंद करो। उसे इस सारे खाने की कद्र नहीं है। जब वह अपने असली माता पिता के साथ रहने लगेगी, तब उसे पता चलेगा कि जीवन कितना कठिन हो सकता है और यहाँ उसका जीवन कितना सुखमय था। माँ, परेशान मत होइए। मुझे यकीन है कि मेरी बहन भी वापस नहीं जाना चाहती। उसे अभी बहुत बुरा लग रहा होगा। बोलने वाली योलांडा थी, जो 1 महीने पहले हैरिस परिवार में लौटी थी। कल उसने अपने माता पिता की बातचीत सुनी और उसे पता चला कि रोजमेरी के असली माता पिता बेहद गरीब थे। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, घर में 5 अविवाहित बेटे थे और एक बूढ़ी महिला भी थी जो बीमार थी और उसे देखभाल की जरूरत थी। उन पर जो बोझ था वह अकल्पनीय था। खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करते हुए योलांडा उठी और बोली, मैं जाकर उसका हालचाल देखती हूँ। खाने की मेज पर इटली ने ओल्गा को तिरस्कार भरी नजर से देखा। इतनी नाराजगी क्यों? रोज भी तो हमारी ही बच्ची है। ओल्गा ने उपहास उड़ाते हुए कहा, जब भी मैं सोचती हूँ कि हम इतने सालों से इस बच्ची को एक अनमोल खजाने की तरह पालते रहे, जबकि योली बाहर कष्ट सहती रही, तो मेरा दिल टूट जाता है। रोजमेरी लिविंग रूम में गई, सोफे से अपना बैग उठाया और इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। योलांडा ने तुरंत जवाब दिया, रोजमेरी, ज़ैकरी के साथ मेरी शादी 1 अक्टूबर को है, तुम आओगी ना? उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी, लेकिन उसकी आवाज में गर्व और शेखी की झलक थी। सबको पता था कि हैरिस और पेंटर परिवारों के बच्चे शादी करने वाले हैं। अगर इटली ने योलांडा को न ढूंढना होता तो रोजमेरी ज़ैकरी से सगाई कर रही होती। ज़ैकरी सच में बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। अगर मेरे माता पिता ने मुझे न ढूंढा होता तो तुम ही उससे सगाई कर रही होती, बहन। तुम इस बात को लेकर नाराज तो नहीं रहोगी ना? रोजमेरी हल्के से हंसी। तुम्हारी वजह से उस निकम्मे आदमी को उसकी असलियत पता चल गई। माफ कीजिए, मैं उसे कचरे की तरह बाहर फेंकने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी उस कचरे को उठा लेगा। तुम योलांडा अपना आपा खोने ही वाली थी, लेकिन जब उसने एक आकृति देखी तो वह तुरंत एक घायल खरगोश में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। ओल्गा लिविंग रूम में दाखिल हुई और ये दृश्य देखकर गुस्से से भड़क उठी। रोजमेरी, तुमने अपनी बहन से इस तरह कैसे बात की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या मैं पागल हो गई हूँ? रोजमेरी हंसी। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। और इतना ही नहीं, तुम अंधी भी हो। शायद तुम्हें अपनी आंखों की जांच करवा लेनी चाहिए। रोजमेरी ने मन ही मन सोचा, ओल्गा 1 महीने से इस दिखावटी औरत के साथ रह रही है और अभी तक उसके असली रंग नहीं देख पाई है। कितना बुरा फैसला है। ओल्गा गुस्से से कांप रही थी। रोज, मैं तुम्हें अपना पसंदीदा हार देना चाहती हूँ जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। आखिरकार हम बहनें हैं और अब जब हम बिछड़ रहे हैं, कौन जाने कब फिर मिलेंगे। योलांडा ने पुरानी शिकायतों को भुलाने का फैसला किया। वह रोजमेरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रोजमेरी के बैग से टकराया,
अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। रोजमेरी के बैग से असल में एक रूबी का हार गिर गया। जब सबने ये देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। योलांडा ने अपना मुंह ढक लिया, ये कैसे संभव है? वह रूबी का हार जो वह अपनी बहन को देना चाहती थी, उसकी बहन के बैग से कैसे गिर गया? रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि वह तुरंत समझ गई थी कि वह उसे चोरी के आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही है। योली का हार तुम्हारे बैग में कैसे आ गया? ओल्गा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसने घबराकर पूछा। एटली, जरा देखो, रोजमेरी जाने ही वाली है, लेकिन लगता है उसने योली का हार चुरा लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस बेटी को हमने इतने सालों तक पाला पोसा, वो चोर है। एटली अचंभित होकर दौड़ा और पूछा, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, योलांडा ने जल्दी से बात संभालते हुए समझदारी से कहा, मैं वैसे भी ये हार अपनी बहन को देने वाली थी। चाहे मैं उसे खुद दूं या वो मुझसे ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही, ये दोनों एक ही बात कैसे हैं? उसने तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारा हार ले लिया, ये तो चोरी है। ओल्गा गुस्से से आग बबूला हो गई। रोजमेरी, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? आसपास की दाइयों ने भी अपनी राय देने से खुद को नहीं रोका। श्रीमती, आप तो बहुत दयालु हैं। इस हार की कीमत 10,000 रुपये है। इसे खास तौर पर आपके माता पिता के निजी डिजाइनर ने आपके लिए डिजाइन किया है। ये पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है, और इस पर तुम्हारा नाम भी खुदा हुआ है। ये तुम्हारा सबसे पसंदीदा गहना है और उसने इसे लगभग चुरा ही लिया था, फिर भी तुम उसे दोष भी नहीं दे रहे हो। अपने आसपास हो रही तारीफें सुनकर योलांडा ने जानबूझकर समझदारी का भाव दिखाते हुए कहा, इस हार की जरूरत मुझसे ज्यादा उसे है। उसके आसपास के लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके और उसकी तुलना रोजमेरी से होने लगी। सबको पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया कि योलांडा हर मामले में रोजमेरी से कहीं बेहतर है। रोजमेरी दिखने में थोड़ी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन बाकी मामलों में वो योलांडा के सामने कहीं नहीं ठहरती थी। ओल्गा ने योलांडा के हाथ से हार ले लिया, उसका दिल दुख से भरा हुआ था, और बोली, तुम भोली बच्ची, जब वह अपने परिवार के पास वापस जाएगी तो वे एक अथाह गड्ढे की तरह होंगे जो उसकी सारी दौलत चट कर जाएंगे। अगर तुम उसे 10 मालिक के हार भी दे दो तब भी वे संतुष्ट नहीं होंगे। अध्याय 2। इस बारे में बात करते हुए ओल्गा ने रोजमेरी को तिरस्कार भरी नजर से देखा। हमने इतने सालों तक तुम्हें पालने पोसने में अपनी पूरी कोशिश की है। यह हार योली के लिए तोहफा है, इसे छीनने की सोच भी मत। मेरे बुलाने से पहले ही यहाँ से निकल जाओ। पुलिस वाले, माँ, योलांडा घबराते हुए बोली, रोजमेरी के असली माता पिता बेरोजगार हैं। उसके 5 भाई हैं जिनकी शादी होनी जरूरी है और एक बीमार दादी की देखभाल भी करनी है। इस हार को बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। उसे इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। योलांडा की दयालुता से सभी नौकरानियां भावुक हो गईं और सोचने लगी कि वह कितनी विचारशील और दयालु लड़की थी। माँ, क्योंकि आपने मुझे ये हार दिया है तो मुझे इसके साथ जो चाहे करने का पूरा अधिकार है। योलांडा ने दृढ़ता से ओल्गा के हाथ से हार वापस ले लिया और उसे रोजमेरी को ऐसे देते हुए कहा जैसे वह कोई खजाना हो, इसे ले लो, चोरी करने के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। वैसे भी ये तुम्हारा ही होना था। रोजमेरी ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, उसकी लंबी काली पलकों के नीचे उसकी गहरी भूरी आंखें उत्सुकता से योलांडा का अध्ययन कर रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये जोर देकर कहना जरूरी था कि उसने हार चुराया था? इस तरह से बात कहना तो बहुत ही घटिया था। क्या इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था? बहन, मैं माँ को रोक कर रखूंगी, तुम जल्दी चलो। रोजमेरी मुस्कुराई, उसकी मोहक आंखें मानो हर चीज को भेद रही थीं। योलांडा उसके इस पहलू से थोड़ी डरी हुई थी, उस बेपरवाह रवैये से, मानो वह हर चीज पर नियंत्रण रखती हो, किसी उच्च रानी की तरह। इससे लोग असहज और थोड़े दोषी महसूस करने लगते हैं। रोजमेरी ने हार उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। इतना सस्ता रूबी, उसे तो जरा भी परवाह नहीं थी। चाहे वह हार का रंग हो, उसकी स्पष्टता हो या उसकी कारीगरी। किस तरह की छोटी कार्यशाला ऐसी चीज का निर्माण कर सकती है? $10,000। उसकी नजरों में तो यह हार बिल्कुल बेकार था। जब सभी को लगा कि रोजमेरी हार उठा लेगी, तभी अगले ही पल रोजमेरी ने हार को सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसका ये कदम निर्णायक और त्वरित था, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सब लोग अवाक रह गए, यहाँ तक कि ओल्गा भी काफी देर तक सदमे में रही और बोली, रोजमेरी, तुम ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारी बहन का सबसे कीमती हार है, उसने तुम्हें दिया था और तुमने इसे यूं ही उतार दिया। उसने उसे ऐसे ही फेंक दिया। क्या योलांडा ने मुझे हार दिया है तो मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकती हूं? क्या तुम्हारी प्यारी बेटी ने अभी यही नहीं कहा? रोजमेरी ने ठंडी हंसी के साथ उपहास किया।
इतने सालों में मैंने कुछ भी नहीं छीना। आप लोगों ने मुझे दिया। उसे एक मामूली हार की परवाह कैसे हो सकती थी? मैंने जो भी कपड़े पहने हैं और मेरे बैग में जो भी सामान है, वह सब मैंने खुद खरीदा है। रोजमेरी की बातों पर एक नौकरानी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम कहती हो कि तुमने इन्हें खुद खरीदा है? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। तुम्हारा पैसा, क्या ये तुम्हारे माता पिता ने ही तो नहीं दिया था? क्या मुझे अपनी नौकरानी को ये बताना होगा कि मेरे पैसे का स्रोत क्या है? तुम तो बस एक नौकरानी हो जिसे हमने काम पर रखा है। अपने काम पर ध्यान दो। नौकरानी गुस्से में थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। ठीक है, एटली ने स्थिति को शांत करने की उम्मीद में आह भरी, रोज अब समय आ गया है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, श्रीमान हैरिस। उसने मिस्टर हैरिस कहकर संबोधित किया, जिससे स्पष्ट रूप से उसने खुद को हैरिस परिवार से अलग कर लिया। सर, क्या हमें उसका बैग चेक करने की जरूरत नहीं है? वह बहुत सारा सामान ले जा रही है। जिज्ञासु नौकरानी अभी भी एटली को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, आखिरकार एटली ट्रैंक्विल सिटी का सबसे अमीर आदमी था। अगर इस लड़के ने सच में उसके घर से कोई कीमती चीज चुराई भी होती, तो भी वह इसे सार्वजनिक नहीं करता। इसके अलावा बैग चेक करवाना उसे उचित नहीं लगता था। यह अनैतिक है और वह ऐसा कभी नहीं करेगा। रोजमेरी अपना बैग लेकर सामने के दरवाजे से बाहर निकली और उसने वहां एक काली सेडान कार खड़ी देखी। जो बात अलग थी, वह ये थी कि इस सेडान कार में स्पष्ट रूप से टक्कर के निशान थे। न केवल डिग्गी में उभार था, बल्कि बॉडी पर भी डेंट थे। यहां तक कि विंडशील्ड भी कुछ हद तक टूटी हुई थी। ड्राइवर कुछ अटपटे ढंग से कार से बाहर निकला। उसका चश्मा टेढ़ा था, जो साफ तौर पर टूटा हुआ लग रहा था। लेकिन जब उसने रोजमेरी को देखा, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके सामने खड़ी लड़की की भौहें सलीके से संवरी हुई थीं, आंखें चमकीली थीं, नाक लंबी थी। वह चलती फिरती सुंदरता थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैडम अपने युवावस्था में थीं। लेकिन ये लड़की जवानी में मैडम की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी और आकर्षक लग रही थी। मैडम, मुझे खेद है। ड्राइवर तुरंत रोजमेरी के पास आया और ईमानदारी से माफी मांगते हुए बोला, मेरी कार को थोड़ी देर पहले एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। मैं समय पर बच नहीं पाया और रेलिंग से टकरा गया। मुझे डर था कि कहीं आपको देरी न हो जाए और आपको इंतजार न करना पड़े, इसलिए मैं कार बदलने के लिए घर नहीं गया। लेकिन मैंने जांच कर ली है, कार ठीक है, बस देखने में थोड़ी खराब लग रही है। ड्राइवर के शब्दों से बहुत सी जानकारी मिली। क्या ये सच हो सकता है कि उसका घर उतना गरीब न हो जितना अफवाहें थीं? क्या वे कार खरीद भी सकते थे? अगर वह गलत नहीं थी, तो ये कार एक खास तौर पर बनवाई गई रोल्स रॉयस थी, जो दुनिया में अपनी तरह की इकलौती थी और जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। रोजमेरी मुस्कुराए और बोली, आप मुझे मिस कहकर बुलाते हैं? जी हाँ, आप परिवार में छठे बच्चे हैं, आपके 5 बड़े भाई हैं। ड्राइवर ने ये कहते ही झट से कहा, माफ कीजिए, मैं अपना परिचय देना भूल गया था। मैं आपके परिवार का ड्राइवर हूँ, आप मुझे एडन कह सकते हैं। तो क्या उसके पास एक समर्पित ड्राइवर था? ऐसा लगता है कि उसका जैविक परिवार उतना बुरा नहीं था जितना हैरिस परिवार ने बताया था। मैडम, आपका सामान कहाँ है? एडन ने देखा कि उनके पास केवल एक बैग था और वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या यह अंदर है? मैं अंदर जाकर इसे लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरा सामान यहीं है। रोजमेरी ने ज्यादा सामान लाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने आलस भरे लहजे में जवाब दिया। ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो आप गाड़ी में मेरा इंतजार कीजिए, मैं अंदर जाकर वह उपहार दे देता हूँ जो उस बुढ़िया ने मुझे आपके पालक माता पिता को देने के लिए कहा था, हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, और हम तुरंत निकल पड़ेंगे। एडन ने रोजमेरी को अंदर आने के लिए आमंत्रित करने की उम्मीद में कार का पिछला दरवाजा खोला। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल कार का दरवाजा लड़खड़ाया और गिर गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस ट्रक ने कार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि कार का दरवाजा टूट गया। हैरिस परिवार, जो अभी अभी बाहर निकला था, ने ये सारा दृश्य देखा। योलांडा पूरी तरह से दंग रह गई। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसा कबाड़ है? क्या इसके दरवाजे कागज के बने हैं या किसी और चीज के? ड्राइवर में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस कबाड़ में लोटपोट होकर गाड़ी चलाए और खुद को मूर्ख बना लिया? आखिर ये परिवार कितना कंगाल है। ओल्गा को यकीन नहीं हो रहा था कि रोजमेरी का जैविक परिवार इतना घटिया हो सकता है। उसके माता पिता ने अपने ड्राइवर को इतनी खटारा गाड़ी में उसे लेने कैसे आने दिया? क्या उनमें जरा भी शर्म नहीं थी? एक मिनट रुकिए, उसका घर तो एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके में था, शायद उनके पास कार भी नहीं होगी।
हो सकता है इस आदमी ने किसी दोस्त से गाड़ी उधार ली हो ताकि वह बदनामी से बच सके। लेकिन शायद उसकी खराब ड्राइविंग स्किल्स उस पर भारी पड़ गईं और उसने कार को बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इस गड़बड़ को लौटाते समय उन्हें भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। एटली ने अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा जो पूरी तरह से गंदा और मैला था। उसके सूट पर तेल के स्पष्ट दाग थे। क्या वह मैकेनिक था? उसकी शक्ल देखकर तो वह रोजमेरी का भाई नहीं लग रहा था। क्या वह रोजमेरी का पिता हो सकता है? हो सकता है कि वह कार रिपेयर शॉप से जल्दी में यहां आया हो और किसी और की कार चलाकर दिखावा कर रहा हो। अगर यह सच था तो यह आदमी हद से ज्यादा घमंडी था। उसे ट्रैंक्विल सिटी के सबसे अमीर आदमी के सामने ये सब दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हुड पर रोल्स रॉयस का लोगो होने के बावजूद इटली जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए यह बात स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करना असंभव था कि यह कार रोल्स रॉयस द्वारा बेचे जाने वाले किसी भी मॉडल जैसी नहीं दिखती थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी रोल्स रॉयस जैसी कार नहीं देखी थी। मैंने इस तरह की रोल्स रॉयस देखी है। अध्याय 3 गाड़ी की जांच करते समय ड्राइवर का सूट गलती से गंदा हो गया। जब उसने हैरिस परिवार के लोगों को हवेली से बाहर आते देखा तो उसने जल्दी से डिग्गी से कुछ उपहारों के डिब्बे निकाले। मेरे पति ने विशेष रूप से इन्हें हैरिस परिवार को सौंपने का निर्देश दिया था। दुर्भाग्यवश पहले हुई एक घटना में कुछ उपहार के डिब्बे दब गए थे, जिससे वे देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे। अनाकर्षक, मुझे लगता है आप मिस्टर हैरिस हैं। ड्राइवर एटली के पास आया और विनम्रता से बक्से बढ़ाते हुए बोला, ये युवती के माता पिता की ओर से उपहार हैं। वे चाहते हैं कि आप इन्हें स्वीकार करें। आप बहुत दयालु हैं। एटली ने जल्दी से मना कर दिया। रोज वर्षों से हमारे साथ बहुत अच्छी रही है। ये उपहार, हमें तुम्हारे उपहारों की जरूरत नहीं है। बस उसे घर ले चलो, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। ओल्गा ने बीच में ही टोकते हुए कहा और एडन की तरफ देखे बिना वापस घर के अंदर चली गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने घटिया गिफ्ट बॉक्स देखकर तो अंदर कुछ अच्छा होगा ही नहीं। वह निश्चित रूप से दूसरों का कूड़ा कचरा तो नहीं खाना चाहेगी। ओल्गा के पीछे पीछे चलते हुए योलांडा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान को दबा लिया। उसके चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव था, मानो उसने अभी अभी कोई युद्ध जीता हो। उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि रोजमेरी का जैविक परिवार इतनी दयनीय स्थिति में था। लेकिन वह मन ही मन खुश थी। हैरिस की नौकरानियों ने उन्हें तिरस्कार, घृणा या दयाभाव से देखा और वे सब अंदर चली गईं। केवल एटली ही वहां खड़ा रहा। थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैं ये उपहार स्वीकार नहीं करूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि मैंने इन्हें आपके मालिकों को वापस भेज दिया है। इसे मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा समझिए। लेकिन ड्राइवर असमंजस में था। साहब ने उसे साफ साफ कहा था कि वह ये सुनिश्चित करे कि हैरिस परिवार उपहार स्वीकार कर ले। लेकिन इटली का मतलब यह था कि रोजमेरी अब हैरिस परिवार का हिस्सा नहीं थी। अगर वह अपने असली माता पिता के घर चली जाती तो हैरिस परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं रहता। श्रीमान हैरिस, कृपया इन उपहारों को स्वीकार करें। श्रीमान हैरिस। ड्राइवर पहले तो ये कहना चाहता था कि बक्सों में कई विलाओं के दस्तावेज, कई दुकानों की चाबियां, $1 अरब से भरा बैंक कार्ड और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां थीं जो कहीं और नहीं मिलती थीं। लेकिन जैसे ही उसने एटली को घर में प्रवेश करते देखा, ड्राइवर रुक गया, असमंजस में पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से किसी को भी मिस रोज पसंद नहीं थी। क्या ये सब उसकी कल्पना थी? रोजमेरी ने लापरवाही से कार का दरवाजा वापस अपनी जगह पर लगाया और कहा, चलो चलते हैं। उसे कार में बैठते देख एडन अचंभित रह गया। क्या रोज ने वह दरवाजा खुद ही ठीक कर लिया? उसने वह कैसे किया? सड़क पर चलते हुए रोजमेरी ने लापरवाही से खिड़की से बाहर देखा। उसके सुंदर चेहरे से एक मनमोहक आभा निकल रही थी। ड्राइवर कभी कभार रियर व्यू मिरर से उसे देखता था। जितना अधिक वह उसे देखता, उतना ही वह उसे अपनी युवावस्था की याद दिलाती थी। उसकी हर हरकत में सुंदरता झलकती थी। क्या हम विलो क्रीक नहीं जा रहे हैं? रोजमेरी ने अचानक पूछा। उसकी निगाह ड्राइवर पर पड़ी। विलो क्रीक। ड्राइवर अचानक होश में आया। ओह, वो तो मेरे पति का गृहनगर है। आपका घर समरफील्ड में है। समरफील्ड देश का सबसे आर्थिक रूप से विकसित शहर है। शहर को 4 जिलों में विभाजित किया गया था, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, जिनमें से उत्तर सबसे कम विकसित था। उत्तर में 4 काउंटी थी, मिस्टी हॉलो, लवेंडर हिल, गोल्डन फील्ड्स और सेराफिम हेवन, जिनमें से सेराफिम सबसे कम विकसित थी। सेराफिम हेवन के नीचे 4 शहर थे, सफायर सिटी, एमरल्ड सिटी, गोल्डन सिटी और ट्रैंक्विल सिटी। एटली ट्रैंक्विल सिटी का सबसे धनी व्यक्ति था।
लंबे समय तक धन संचय करने के बाद इटली अंततः इस वर्ष एक तृतीय श्रेणी के शहर से समरफील्ड में स्थानांतरित हो गया। वह ट्रैंक्विल सिटी का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। समरफील्ड में सबसे कम विकसित स्थान। अधिक समृद्ध क्षेत्रों की तुलना में उनकी संपत्ति भले ही नगण्य प्रतीत होती हो, लेकिन अन्य गरीब क्षेत्रों की तुलना में वह काफी धनी थे। उनकी निजी संपत्ति $10 मिलियन से अधिक थी। यही कारण था कि उनकी पत्नी ओल्गा इतनी अहंकारी थी और दूसरों को नीचा समझती थी। योलांडा कमरे में दाखिल होते ही अनजाने में खिड़की से बाहर देखने लगी। जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह से सदमे में आ गई। माँ, उनकी कार। तो फिर क्या हुआ? ओल्गा ने उसकी निगाहों का पीछा किया और फिर बेपरवाही से बोली, योली, मैं तुमसे कह रही हूँ, अब से तुम और रोजमेरी का आपस में कोई वास्ता नहीं रखना। तुम उसे अपनी बहन की तरह नहीं मान सकती। तुम्हें उसके सारे कॉन्टैक्ट डिलीट और ब्लॉक करने होंगे। अगर वो किसी और तरीके से तुमसे पैसे उधार लेने की कोशिश भी करे तो तुम उसे एक पैसा भी उधार नहीं दे सकती, समझी? नहीं माँ, मेरा मतलब था कि उस कार की नंबर प्लेट हमारे शहर की लग रही है। ऐसा लग रहा है कि प्लेट नंबर 7 से शुरू होता है, उसके बाद 5-1 है। समरफील्ड में इस तरह की नंबर प्लेट काफी ध्यान खींचने वाली थी। क्योंकि कार उनके बंगले के सामने खड़ी थी, इसलिए ओल्गा ने कार का केवल साइड का हिस्सा देखा, नंबर प्लेट नहीं। लेकिन योलांडा का विवरण सुनकर वह बस हंस पड़ी, ये सोचकर कि उसकी बेटी कितनी भोली है। योली, तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे कस्बे में जिसकी भी नंबर प्लेट पर 5-1 जैसे नंबर होते हैं, वो बड़ा आदमी होता है। रोजमेरी का परिवार विलो क्रीक में रहता है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हो गई है। ओल्गा ने मन ही मन सोचा, उनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट भी कोई खास नहीं है। रोजमेरी के परिवार को इतना अच्छा नंबर कैसे मिल गया, जब तक कि वे रिफ्लेक्शंस विला में न रहते हों? ओल्गा ने उपहास उड़ाया। समरफील्ड में रिफ्लेक्शंस विला सबसे प्रसिद्ध, सबसे महंगा और प्रमुख आवासीय क्षेत्र था, जो शहर के ठीक बीच में स्थित था, जहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही थीं। रोल्स रॉयस में बैठे ड्राइवर ने आदरपूर्वक कहा, श्रीमती रोज, हम अभी भी आपके घर रिफ्लेक्शंस विला से 20 किलोमीटर दूर हैं। अगर आप थक गई हैं तो आप आराम कर सकती हैं। ये सुनकर रोजमेरी हैरान रह गई और सोचने लगी, मेरा घर रिफ्लेक्शंस विला में है, समरफील्ड के सबसे महंगे विला वाले इलाके में। क्या हम होप हॉस्पिटल जा सकते हैं? होप हॉस्पिटल शहर का अस्पताल था, जिसमें बेहतरीन चिकित्सा संसाधन मौजूद थे और यह रिफ्लेक्शंस विला से ज्यादा दूर नहीं था। श्रीमती रोज, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ड्राइवर ने घबराकर पूछा। मैं गाड़ी की गति बढ़ा देता हूँ। मैं हैरिस परिवार की दादी से मिलने जाना चाहता हूँ। हैरिस परिवार में केवल ग्रेस हैरिस ही रोजमेरी के प्रति वास्तव में दयालु थी। जब ग्रेस को पता चला कि रोजमेरी उनकी जैविक पोती नहीं है, तो वह बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एडेन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आज्ञाकारी बच्ची होगी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और उसके प्रति उसकी धारणा में काफी सुधार हुआ। 10 मिनट बाद एडन ने होप हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी कर दी। रोजमेरी ने धीरे से उससे कहा, कृपया मेरे लिए पास ही में इंतजार करना। जरूर, एडन ने जवाब दिया। होप हॉस्पिटल के इनपेशेंट विभाग के कमरा नंबर 301 में सफेद बालों वाली एक कमजोर बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी। अपनी दीर्घकालिक बीमारी के कारण उनका चेहरा मुरझाया हुआ दिखता था और उनका शरीर दुबला पतला था। जब रोजमेरी अंदर आई तो बूढ़ी औरत गहरी नींद में सो रही थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, चेहरा भावहीन था। माथे की झुर्रियों ने उसे और भी अधिक जर्जर बना दिया था। रोजमेरी धीरे धीरे बिस्तर के पास गई। उसके दिल में एक कड़वाहट सी घर कर गई। कभी इतनी ऊर्जावान रहने वाली यह बुढ़िया अचानक ऐसी क्यों हो गई? रोज, मरीजों की जांच कर रहे युवा डॉक्टर ने उसकी ओर देखा, फिर कुछ नोट्स लिखने में व्यस्त हो गए। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं, हम आपसे बात करना चाहते थे। उसने अपना पेन नीचे रख दिया, अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आकर्षक आंखें सीधे उसकी ओर देखने लगीं। जैसा कि आप जानते हैं, हृदय रोग के मौजूदा उपचारों में से कोई भी इस बुजुर्ग महिला के लिए कारगर नहीं है। हम पहले प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए खुराक बढ़ाते थे, लेकिन अब वह भी काम नहीं करता है। आप सबसे बेहतर जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का दिल बीमारी के अंतिम चरण में काम करना बंद कर देता है, तो ऐसा लगता है कि दिल की कार्यक्षमता इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे ठीक करना असंभव है। ये वास्तव में एक चमत्कार है कि वह अब तक जीवित है। अध्याय 4। डॉक्टर के वाक्य पूरा होने से पहले ही रोजमेरी ने एक छोटी बोतल उस पर फेंक दी। उसकी निगाहें उस बूढ़ी औरत से हटी ही नहीं। सर्क स्ट्रेंथ। कैडेन ने किसी तरह समझ पाया कि वह क्या पकड़े हुए है और हैरानी से पूछा, रोजमेरी, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला?
क्या ये वही रहस्यमयी दवा नहीं है जिसने हाल ही में काला बाजार में हलचल मचा रखी है? अफवाह है कि इसने हृदय रोगों पर चमत्कारिक असर दिखाया है और इसकी एक गोली की कीमत $1 लाख तक हो सकती है। लेकिन भारी कीमत ही मुख्य चिंता का विषय नहीं थी। मुख्य बात तो ये थी कि यह चीज बेहद दुर्लभ थी। हर महीने केवल एक गोली की नीलामी होती थी। रोजमेरी को इतनी दुर्लभ वस्तु कैसे मिली? हैरिस परिवार ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है कि मुझे लगता है आपने उनके लिए जरूरत से ज्यादा ही कर दिया है। अब सच में कोई जरूरत नहीं है। कैडेन अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोजमेरी की चेतावनी भरी नजरों से चुप हो गया। क्या मैं गलत हूं? उनके अपने खून के रिश्तों ने इस बूढ़ी औरत की उतनी देखभाल नहीं की जितनी आपने की है। 6 महीने पहले कैडेन ने देश के एक शीर्ष मेडिकल विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इंटर्नशिप के लिए होप अस्पताल आया। एक मेडिकल परिवार में जन्म लेने के कारण वह शुरू में घमंडी और अभिमानी था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई। रोजमेरी के आने पर उन्हें एहसास हुआ कि हमेशा कोई न कोई उनसे बेहतर मौजूद था। एक बार वह एक जटिल मामले का अध्ययन कर रहा था, जिसके चलते वह लगातार कई रातों तक देर तक जागता रहा और उसे नींद नहीं आ रही थी। रोजमेरी ने मामले को सरसरी नजर से देखा और कुछ ही वाक्यों में उसे एक बेहतरीन समाधान दे दिया। एक बार रोजमेरी ने एक मरीज के सीने के एक्सरे और सीटी स्कैन पर सरसरी नजर डाली और पता लगा लिया कि मरीज को फेफड़ों का कैंसर है, जबकि असल में उसे गंभीर निमोनिया था। ऐसे और भी कई उदाहरण थे। जिस बात की वह सबसे ज्यादा प्रशंसा करता था वह ये थी कि ग्रेस, जो मृत्यु के कगार पर थी, को रोजमेरी ने बार बार वापस जीवन में लाया था, यहां तक कि तब भी जब उसने ये निर्धारित कर लिया था कि उपचार के माध्यम से उसे बचाया नहीं जा सकता था। रोजमेरी, यह विलक्षण हाई स्कूल की छात्रा, हमेशा उसे अंतहीन झटके देती थी, उसके अहंकार को चकनाचूर कर देती थी और उसे विनम्रता से जीने के लिए मजबूर करती थी। अपनी 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान कैडेन ने हैरिस परिवार द्वारा ग्रेस की उपेक्षा होते हुए भी देखा और बाद में दोनों की जान पहचान हुई और जल्द ही वे दोस्त बन गए। वह जानता था कि ग्रेस के लिए सबसे अच्छा समाधान यही है कि उनकी बीमारी हृदय प्रत्यारोपण थी, लेकिन बढ़ती उम्र और उच्च रक्तचाप एवं हृदय गति रुकने जैसी बीमारियों के कारण वे सर्जरी नहीं करवा सकती थीं। रोजमेरी अब उन्हें सर्कुस्ट्रेंथ दे रही थी, इस उम्मीद में कि उनकी शारीरिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो सके और वे इतनी कमजोर न रहें कि किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन हैरिस परिवार को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि जब तक वे पैसे देकर ग्रेस को सबसे महंगे वार्ड में भर्ती करा देंगे, तब तक उसकी देखभाल के लिए काफी होगा। अगर हैरिस परिवार इस बुजुर्ग महिला की देखभाल कर रहा होता, तो वे निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए इस तरह की चीजें खरीदने में $1 लाख खर्च नहीं करते। ठीक है, मेरे लिए उस पर अच्छी नजर रखना। रोजमेरी ने ग्रेस की तरफ देखा और अनिच्छा से कहा, मुझे जाना होगा। वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी। अगर बुढ़िया जाग जाती और उसे देख लेती तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती। अगर उसकी हालत और बिगड़ जाती तो संभालना और भी मुश्किल हो जाता। कैडेन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं इसे संभाल लूंगा, चिंता मत करो। रोजमेरी की नजर ग्रैनी ग्रेस पर पड़ी। हालांकि उन्हें बहुत कुछ कहना था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और कमरा नंबर 301 से चली गईं। दूसरी ओर कुछ डॉक्टर इधर उधर भागते दौड़ते नजर आ रहे थे और काफी चिंतित दिख रहे थे। क्या हो रहा है? फिलिप की हालत अचानक इतनी गंभीर कैसे हो गई? मैंने सुना है कि वह अपने बेटे को पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी दवाएं लेने से इनकार कर रहा है। यह मजाकिया है। रोजमेरी के कमरा नंबर 301 से निकलने के कुछ ही समय बाद अचानक एक डॉक्टर ने उसके कंधे पर धक्का मार दिया। उन्हें कमरा नंबर 306 की ओर भागते देख रोजमेरी ने संयोगवश बिस्तर पर लेटे हुए एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। जब वह वहां से गुजरी तो हालात अविश्वसनीय रूप से खराब थे। उन्होंने अपनी दवाएं स्वेच्छा से बंद कर दी। क्या वह अपनी जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? अब हम क्या करें? क्या हमें उसके परिवार को सूचित करना चाहिए? उनका परिवार यहां आ रहा है, हम केवल उनके आने का इंतजार कर सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि ऑपरेशन करना है या नहीं। रोजमेरी कमरा नंबर 306 के दरवाजे पर खड़ी थी और उन्हें धीरे से याद दिला रही थी, जब तक उसका परिवार यहां पहुंचेगा तब तक शायद उसे बचाना असंभव हो चुका होगा। डॉक्टर, जो पूरी तरह से हताश हो चुके थे, सभी ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। दरवाजे पर एक युवती खड़ी थी, जो देखने में केवल किशोर लग रही थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शांत दिख रही थी। उसकी आंखें, उसकी निगाहें तेज और स्पष्ट थीं और दृढ़ थीं। छोटी बच्ची, तुम्हें क्या पता?
उसके बगल में बैठे पुरुष डॉक्टर ने देखा कि वह तो बस एक बच्ची है और उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। इस बूढ़े आदमी की हालत बहुत गंभीर है, अगर हमें यकीन होता तो हम उसे तुरंत बचा लेते। वे परिवार का इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। रोजमेरी ने भौहें चढ़ाते हुए लापरवाही से पूछा, रूमेटिक हृदय रोग, क्या यह इतना गंभीर होता है? क्या आप बता सकते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है? डॉक्टर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एक अन्य बुजुर्ग महिला डॉक्टर भी अचंभित रह गईं और बोली, क्या इस बच्चे को चिकित्सा का ज्ञान है? चूंकि आप जानते हैं कि यह रूमेटिक हृदय रोग है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार की बीमारी के लिए वाल्व प्रतिस्थापन सर्जरी आवश्यक होती है, और इस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यह पहली बार नहीं होगा जब उन्हें ये सर्जरी करवानी पड़ेगी। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी होगी, पुरुष डॉक्टर ने समझाया। रोजमेरी ने अपना सिर उठाया, मानो उसकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी दोबारा करवाने की जरूरत का मतलब बस इतना है कि आप लोगों ने उसके इलाज के लिए पर्याप्त एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ है। संक्रमण और पैरावाल्वुलर रिसाव। उसकी बातें सुनकर वार्ड में मौजूद सभी डॉक्टर स्तब्ध रह गए। क्या इस छोटी बच्ची को वाकई चिकित्सा की जानकारी है? उसे पैरावाल्वुलर लीकेज के बारे में भी जानकारी है। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी मर्जी से दवा लेना बंद कर दिया। इसी वजह से पर्याप्त एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं हो पाया, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण और पैरावाल्वुलर लीकेज हो गया। तुम एक छोटी बच्ची से क्यों बहस कर रहे हो? मरीज के परिवार वाले कब तक आएंगे? बोलने वाला बूढ़ा व्यक्ति ग्रेग था, जो अस्पताल का सबसे वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ था और 50 वर्ष से अधिक आयु का था। उसकी आवाज में अधिकार झलक रहा था। डॉक्टर ग्रेग। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, कमरे में मौजूद सभी लोग सीधे खड़े हो गए। एक व्यक्ति ने जवाब दिया, जिस तेजी से परिवार पहले आ रहा था, उसे देखते हुए वे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। 20 मिनट बहुत लंबा समय था। डॉक्टर ग्रेग ने मन ही मन हिसाब लगाया। फिलिप स्पष्ट रूप से 20 मिनट और नहीं टिक सकता था। इससे पहले विदेश में उसकी माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। हालांकि कुछ ही समय बाद उसके वाल्व में रिसाव हो गया और उसे दोबारा हृदय वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए विदेश जाना पड़ा। लेकिन सर्जरी के कुछ ही समय बाद उन्हें संक्रमण हो गया और वाल्व से दोबारा रिसाव होने लगा। विदेश जाकर दूसरा इलाज करवाने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें यहीं घर पर आपातकालीन उपचार करवाना पड़ा। होप हॉस्पिटल का कार्डियक सर्जरी विभाग देश भर में सर्वश्रेष्ठ था और डॉक्टर ग्रेग की शल्य चिकित्सा कुशलता बेजोड़ थी। उस रात डॉक्टर ग्रेग ने अत्यधिक दबाव में एक जटिल सर्जरी को अंजाम देकर एक चमत्कार कर दिखाया। हालांकि ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद फिलिप को एक और संक्रमण हो गया और उसे एक और सर्जरी करानी पड़ी। अब उनकी हालत और बिगड़ गई थी। ऊपरी श्वसन संक्रमण निमोनिया में बदल गया था। हालांकि गहन उपचार के बाद निमोनिया के लक्षण नियंत्रण में थे, लेकिन अब उनमें हृदय गति रुकने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। हाल ही में हुई जांच के दौरान डॉक्टर ग्रेग ने पाया कि फिलिप को संक्रामक एंडोकार्डिटिस और एक और वाल्व लीकेज हो गया था। उसकी हालत गंभीर थी। इन परिस्थितियों में सफल सर्जरी की संभावना 10% से भी कम थी। अब उनके पास परिवार के आने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अध्याय 5। जब तक परिवार ने सर्जरी के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तब तक डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकते थे। यदि वे मरीज को बचा नहीं भी पाते तो भी उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी। हालांकि फिलिप की मौजूदा हालत को देखते हुए उसके लिए अपने परिवार के आने का इंतजार करना नामुमकिन था। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो 10 मिनट में उसकी सांसें रुक सकती थीं। डॉक्टर ग्रेग, क्या हमें उनके परिवार के आने का इंतजार करना चाहिए? युवा सहायक मुख्य चिकित्सक सुजाना ने संकोचपूर्वक प्रस्ताव रखा। अगर हम बिना अनुमति के सर्जरी शुरू कर दे तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो श्री मैकमिलियन उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। इस स्थिति में ये सिर्फ उन्हें बचाने की उनकी इच्छा का मामला नहीं था। फिलिप की जिंदगी आज यहीं खत्म हो सकती थी। मेरा सुझाव है कि हम उसे एक इंजेक्शन दें ताकि उसकी घबराहट कम हो जाए और दूसरा उसके दिल को सुकून मिले। उसके परिवार के आने पर हम फैसला कर सकते हैं। सुजाना ने फिर से प्रस्ताव रखा। अन्य डॉक्टरों के पास कोई बेहतर विचार नहीं थे। वे सभी चुपचाप डॉक्टर ग्रेग को देखते रहे और उनके निर्णय की प्रतीक्षा करते रहे। ये देखकर कि डॉक्टर ग्रेग ने कोई जवाब नहीं दिया, सुजाना ने पास खड़ी नर्स को निर्देश दिया, जाओ और दवाइयां ले आओ। नर्स दवाइयां लाने ही वाली थी। उसी क्षण दरवाजे पर खड़ी रोजमेरी ने फिर से कहा, अगर आप उसे अभी ये इंजेक्शन लगाएंगे तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा।
दवाइयां दिए जाने के तुरंत बाद बेहतरीन डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाते। फिलिप की शारीरिक हालत इतनी नाजुक थी कि वह दवाओं का असर सहन नहीं कर पाता। 2 इंजेक्शन लगने के कुछ ही समय बाद थोड़ी देर के लिए होश में आने के बाद आधे घंटे के भीतर ही उसकी सांसें रुक जाती। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। हम व्यस्त हैं और हमारे पास फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। सुजाना शुरू से ही इस लड़की से नाराज थी, उसे लगता था कि वही यहाँ परेशानी खड़ी कर रही है। अयोग्य डॉक्टर। रोजमेरी ने उनके साथ समय बर्बाद नहीं किया और जाने ही वाली थी। अप्रत्याशित रूप से सुजाना खुद को बोलने से रोक नहीं पाए और बोली, आप किसे अयोग्य डॉक्टर कह रहे हैं? यहीं रुक जाए। सुजाना, एक छोटी बच्ची से झगड़ा मत करो, फिलिप की हालत इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अन्य डॉक्टर ने सलाह दी। उसने मुझे अयोग्य कहा। सुजाना गुस्से से आग बबूला हो गई। रोजमेरी को देखते हुए उसकी आंखों में असंतोष साफ झलक रहा था। वह डॉक्टरों के इस समूह में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे कम उम्र की एसोसिएट चीफ फिजिशियन थी। उन्होंने कई पुरस्कार जीते, खूब प्रशंसा बटोरी और ये लड़की उनके चिकित्सा कौशल पर सवाल उठा रही थी। उसे स्थिति समझ नहीं आ रही, उससे क्यों परेशान होना? मुख्य डॉक्टर ने चिंता से कहा। उन्हें बस इस बात की फिक्र थी कि बूढ़े आदमी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। खैर, मरीज की अस्पताल में मौत नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई दोषी ठहराया जाता। अब वे न तो ऑपरेशन कर सकते थे, न ही उसे मरने दे सकते थे, और उनके पास एकमात्र विकल्प बेहोशी की दवा देना था और हृदय को आराम देने वाले इंजेक्शन। तुमने अभी अभी किसे अयोग्य डॉक्टर कहा? सुजाना रोजमेरी के पास गई और चुनौती भरे लहजे में पूछा। बोलते रहो, मैं सुन रही हूं। तुम्हारे अलावा और कौन? रोजमेरी ने सुजाना की ओर देखा, स्पष्ट रूप से उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। तुम? सुजाना इतनी गुस्से में थी कि वह आग बबूला हो रही थी। रोजमेरी ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और लापरवाही से कहा, इस समय उसके लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। सर्जरी? तुम तो इसे बहुत आसान बना रहे हो बच्चे। सुजाना गुस्से से हंस पड़ी। इस बूढ़े आदमी की पहले ही 5 दिल की सर्जरी हो चुकी है। दिल की एक भी मांसपेशी बची नहीं है। आसपास का कोई अस्पताल भी नहीं है। इस देश में कोई भी डॉक्टर छठी बार उसका ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं करेगा। छोड़ो इससे, सुजाना। पुरुष डॉक्टर मामले को शांत करना चाहता था, लेकिन सुजाना का गुस्सा स्पष्ट रूप से बेकाबू था। इस बूढ़े आदमी की हालत जैसी कोई और घटना चिकित्सा जगत में, चाहे देश में हो या विदेश में, दर्ज नहीं है। आप कह सकते हैं कि चिकित्सा की शुरुआत से लेकर अब तक वह इकलौता ही है। सुजाना ने दृढ़ता से कहा, क्या आप जानते हैं कि सर्जरी कितनी मुश्किल है? हमने देश विदेश के कई जाने माने हृदय शल्य चिकित्सकों से सलाह ली है, लेकिन कोई भी इससे बेहतर इलाज नहीं बता सका। रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अक्षम हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा सकती हो? बड़ी आत्मविश्वास से भरी बच्ची हो ना? सुजाना ने ताना मारते हुए कहा, तो फिर कोशिश करके देखो। रोजमेरी ने बिस्तर पर लेटे उस बूढ़े व्यक्ति पर नजर डाली, जो अदम्य आत्मविश्वास से भरा हुआ था, और लापरवाही से कहा, आप मुझसे सर्जरी करवाने का खर्च नहीं उठा सकते। हम? सुजाना को ये बात बेहद हास्यास्पद लगी। ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके लिए पैसे की कोई परवाह नहीं। अगर आप उसकी जान बचा सकते हैं तो पैसा कोई समस्या नहीं। मैं भी आपके सामने घुटने टेककर आपको भगवान कहने को तैयार हूं। रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है, तुमने सही कहा। अरे, तुम तो बहुत आत्मविश्वासी हो। सुजाना ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुमने हाई स्कूल पास किया है? क्या तुम्हें पता है कि दिल कहाँ होता है? सर्जरी का मतलब चाकू से कुछ बेतरतीब कट लगाना नहीं होता। क्या आपको लगता है कि यह किसी रेस्टोरेंट में स्टेक काटने जैसा है और आप जो चाहे कर सकते हैं? मुझे परवाह नहीं कि आप कहाँ से हैं, माफी मांगिए और चले जाए, फिर मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। रोजमेरी ने सुजाना की छाती पर लगे वर्क बेंच पर एक नजर डाली और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम कार्डियोलॉजी में एसोसिएट चीफ फिजिशियन हो और तुम्हें कृत्रिम वाल्व प्रतिस्थापन करना भी नहीं आता। सर्जरी हुई है और आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं? आपको नीम हकीम कहना भी कम होगा। क्या तुम लोगों ने सुना कि इस बदतमीज ने अभी क्या कहा? सुजाना गुस्से से दांत पीस रही थी। महिला मुख्य चिकित्सक ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, उसे वास्तव में कृत्रिम वाल्व प्रतिस्थापन सर्जरी के बारे में जानकारी है। एक छोटी बच्ची के मुंह से इस तरह का पेशेवर शब्द, क्या वह सचमुच चिकित्सा के बारे में जानती है? पुरुष डॉक्टर को भी यह बात समझ आ गई। उसने रोजमेरी को आश्चर्य और हैरानी से देखा और सुजाना से फुसफुसाते हुए कहा, क्यों नहीं,
उसे कोशिश करने दो, शायद उसके पास कोई कारगर तरीका हो। तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सचमुच एक छोटी बच्ची की बात पर विश्वास करते हो? सुजाना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसने एक और डॉक्टर को फुसफुसाते हुए सुना, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं। वह हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। सुजाना ने पीछे मुड़कर धीमी आवाज में कहा, क्या आप जानते हैं कि यह बूढ़ा आदमी कौन है? अगर कुछ भी हुआ तो हम सब यहाँ जिम्मेदार होंगे। क्या आपको लगता है कि आप किसी छोटी लड़की को बलि का बकरा बना सकते हैं? उसने रोजमेरी की ओर पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था। अगर उसे सच में अपने काम की जानकारी होती तो वह अब तक मशहूर हो चुकी होती और वही इस जगह को चला रही होती। क्या यहाँ हमारी जरूरत भी होती? पुरुष डॉक्टर ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन फिलहाल हमारे पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। या शायद, महिला निर्देशक ने सावधानीपूर्वक सुझाव दिया, हम डॉक्टर कैडेन से उनकी राय पूछ सकते हैं। डॉक्टर कैडेन को अस्पताल में एक प्रतिभाशाली डॉक्टर के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन डॉक्टर कैडेन सचमुच अहंकारी हैं। अगर वह उनका मरीज नहीं है तो वह हमारी मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। सुजाना यह बात अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वह कभी भी उससे जुड़ी कोई बात नहीं करती थी। उसका स्वभाव गुस्सैल था और वह लोगों को बाहर निकाल देता था। उसे दूसरों को शर्मिंदा करने की जरा भी परवाह नहीं होती थी। तो अब क्या करे? मुझे यकीन नहीं है कि उनकी आवाजें बहुत तेज थी या नहीं, लेकिन वार्ड के बाहर कुछ लोग एक साथ हडल होकर कुछ फुसफुसा रहे थे। अध्याय 6। डॉक्टर ग्रेग को डर था कि मामला पेचीदा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने विनम्रता से कहा, श्रीमती, ये ऑपरेशन बहुत जटिल है। मेरे जैसे दशकों के अनुभव वाले विशेषज्ञ प्रोफेसर भी इसकी गारंटी नहीं दे सकते। सफलता। फिलिप की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिवंगत चिकित्सा प्रतिभा डॉक्टर बेल के अलावा दुनिया में कोई और ऐसा नहीं है जो ये गारंटी दे सके कि वह ऑपरेशन कक्ष से जीवित बाहर निकल पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे कौशल सीमित हैं और हम मदद नहीं कर सकते। फिलहाल हम केवल मरीज को बेहोश करने वाली दवा दे सकते हैं और उसे दिलासा दे सकते हैं। जब तक कि परिवार आकर अपनी सहमति न दे दे, उसके बाद हम उसके इलाज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वे हमेशा मिस्टर मैकमिलियन के प्रभाव से डरते थे और फिलिप के लिए अपनी पूरी कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। क्या आपने बताया था कि सफल सर्जरी के बाद इनाम भी मिलेगा? रोजमेरी ने अचानक पूछा। ओह, डॉक्टर ग्रेग थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। फिलिप किस तरह का व्यक्ति था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसे बचाया जा सकता था, लागत कोई मुद्दा नहीं थी। रोजमेरी ने पहले हैरिस परिवार के लिए बहुत पैसा कमाया था, लेकिन वह सारा पैसा उन्हीं की जेब में चला गया। इसके अलावा ग्रेस के चिकित्सा खर्चों के कारण उसकी लगभग सारी बचत खत्म हो गई थी। अगर वह कर सकती, एक छोटी सी सर्जरी से कुछ पैसे कमा लेना बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर ग्रेग ने रोजमेरी की खूबसूरत आंखों में आत्मविश्वास देखा और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, मैडम, क्या आप वाकई चिकित्सा के बारे में जानती हैं? रोजमेरी मुस्कुराए और बोली, सर्जरी को संभालना कोई समस्या नहीं है। और आप उसे बचाने की क्या योजना बना रहे हैं? बिल्कुल, हृदय वाल्व प्रतिस्थापन प्रक्रिया करके, लेकिन मुझे सहायक के रूप में कैडेन की आवश्यकता है। हे, सुजाना ये सुनकर चौंक गई, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम कैडेन को जानती हो? मैं उसे बुला सकती हूँ, लेकिन क्या वह तुम्हारा सहायक बनेगा? अगर हाँ, तो मैं अपना सिर काट दूंगी और तुम्हें उसे इस्तेमाल करने दूंगी। फुटबॉल। ये कहने के बाद उसने डॉक्टर ग्रेग की ओर मुड़कर कहा, डॉक्टर ग्रेग, इस पर समय बर्बाद करना बंद करें। हमें जल्दी है। चलिए अब मरीज को बेहोश करने की दवा दें और उसे आराम दें। उसने एक नर्स को आदेश दिया, जाओ दवा ले आओ और सुरक्षा कक्ष को बता दो कि यहाँ एक पागल औरत है। बाहर जाते समय नर्स की मुलाकात कैडेन से हुई और उसने तुरंत उसे स्थिति समझा दी। कुछ ही देर में वार्ड में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मुझे कौन ढूंढ रहा है? सभी ने ऊपर देखा और कैडेन को देखा, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। नर्स कैडेन को अंदर लाने में कैसे कामयाब हुई? एक छोटी नर्स इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को आने के लिए कैसे मना सकती थी? डॉक्टर कैडेन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सुजाना ने रोजमेरी को शर्मिंदा करने का मौका लपकते हुए कहा, इस लड़की में बहुत हिम्मत है। ये चाहती है कि आप उसकी सहायक बने। कैडेन ने रोजमेरी की ओर देखा, जो वहां ऐसे खड़ी थी मानो उसके आसपास हो रहे किसी भी हमले से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता हो। उसने सुजाना की ओर भौहें चढ़ाकर देखा,
स्पष्ट रूप से उसके व्यवहार से नाखुश था। फिर दूसरों से पूछा, क्या हो रहा है? सुजाना ने जल्दी से स्थिति समझाई, अपने कान के पीछे बालों की एक लट को दबाते हुए ताकि उसका सुंदर चेहरा दिखाई दे, और कैडेन पर अच्छा प्रभाव डालने की उम्मीद की। मैंने ऐसा मामला न तो यहाँ देखा है और न ही कहीं और। विदेश? तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? रोजमेरी की खातिर कैडेन ने इस कठिन कार्य को अपने कंधों पर लिया और भावहीन होकर कहा, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर कैडेन, आप उसके जितनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सुजाना उसके इस फैसले से हैरान रह गई। अभी ऑपरेशन करने का मतलब है कि सफलता दर 10% से भी कम है। ये बूढ़ा आदमी बहुत प्रभावशाली है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। गलत, हम इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाएंगे। कैडेन की आंखों में कोई भाव नहीं था। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कैडेन, मैं जिम्मेदारी लूंगा। सभी डॉक्टर स्तब्ध रह गए। क्या वह उस युवती रोजमेरी के साथ यह जोखिम उठाने की योजना बना रहा था? उनसे ज्यादा कुछ कहे बिना कैडेन ने रोजमेरी की ओर देखा। मेरे साथ आओ। वह उसे ऑपरेशन रूम में ले जा रहा था। जब रोजमेरी सुजाना के पास से गुजरी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम अपना सिर काट दोगी और मुझे उसे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करने दोगी? तुम? सुजाना अवाक रह गई। उसने सचमुच ऐसा कहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कैडेन रोजमेरी का सहायक बनने के लिए राजी हो जाएगा। कैडेन आमतौर पर इतना घमंडी रहता था, आज अचानक उसके रवैये में ये बदलाव क्यों आया? क्या वह रोजमेरी की सुंदरता पर मोहित हो गया था? रोजमेरी मुस्कुराई और बोली, तुमने जो कहा था उसे मत भूलना। मैंने क्या कहा था? सुजाना को अचानक याद आया। ओह, मैंने कहा था कि अगर आप फिलिप को बचा लें तो मैं आपके सामने घुटने टेककर आपको अपना भगवान कहूंगी, लेकिन मुझे शक है कि आप में ये क्षमता है। अगर आप मरीज को मार देते हैं तो हमें जिम्मेदार मत ठहराना। रोजमेरी हंस पड़ी, उसकी खूबसूरत आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। तुम मुझे भगवान कहना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी विश्वासी को स्वीकार नहीं करना चाहती। आप घुटने टेकना मत भूलना, रोजमेरी ने कहा और कैडेन के साथ चली गई। सुजाना ने उसकी पीठ को देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ निगल नहीं पा रही हो, और उसने जोर से कहा, अगर आप फिलिप को बचा सकती हैं तो मैं उपनिदेशक के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। उसने अपने बैज पर हाथ फेरते हुए कहा, देखते हैं कि क्या तुम इसे जीतने की क्षमता रखते हो। कैडेन ने उनकी शर्त सुनी और लापरवाही से पूछा, तुमने उससे बहस करना क्यों शुरू किया? वह बहुत ही अभिमानी है। बिल्कुल सही, उसे यह पता होना ही चाहिए था कि उससे बेहतर लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। दो नर्सों ने फिलिप को ऑपरेशन रूम में धकेल दिया, जिससे वार्ड में केवल कुछ ही डॉक्टर बचे। वे सब पागल हैं। इस बूढ़े आदमी की हालत इतनी गंभीर है कि उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि डॉक्टर कैडेन बहुत युवा हैं और उन्हें विफलता के गंभीर परिणामों का एहसास नहीं है। ये सिर्फ प्रतिष्ठा और करियर का मामला नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उन सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर ग्रेग, क्या हम सचमुच इसे नहीं रोकेंगे? हम एक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन्हें फिलिप की उच्च प्रतिष्ठा को देखते हुए इतना बड़ा जोखिम उठाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? डॉक्टर ग्रेग, आपको कुछ कहना होगा। हाँ, हमें उन्हें अभी रोकना चाहिए। हमारे पास अभी भी समय है। महिला निर्देशक अधिक आशावादी प्रतीत हुई। डॉक्टर कैडेन चिकित्सा जगत के प्रतिभाशाली लोगों के वंश से आते हैं। भले ही वह शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के बराबर न हो, लेकिन उनके गहन चिकित्सा कौशल से शायद कोई चमत्कार हो जाए। पुरुष निर्देशक ने भी आशा की एक किरण दिखाई। डॉक्टर कैडेन एक सर्वमान्य प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं। उनके होने से शायद कोई चमत्कार हो जाए। आप लोग सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वह तो बस उस लड़की का सहायक है। सर्जरी तो वही कर रही है। वो तो बस एक बच्ची है, उसे दवाइयों के बारे में भला क्या पता होगा? डॉक्टर लॉरेन घबराई हुई थी। डॉक्टर ग्रेग, कुछ बोलिए। डॉक्टर लॉरेन, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? डॉक्टर कैडेन ने कहा है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वह पूरी जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन मरीज रोमियो मैकमिलियन के प्यारे बूढ़े दादाजी हैं। अगर सर्जरी विफल हो जाती है तो रोमियो शायद हमें इसे रोकने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराएंगे। तब हम बस यही कहेंगे कि डॉक्टर कैडेन ने ही सर्जरी करने पर जोर दिया था और हम उन्हें रोक नहीं सके। सुजाना ने आखिरकार फैसला किया कि डॉक्टर कैडेन ही थे जिन्होंने स्वेच्छा से उस युवा लड़की के साथ जोखिम उठाने का फैसला किया था। उस युवती को फिलिप की असली पहचान के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। अगर उसे पता चल जाता तो शायद वह घबराकर भाग जाती। भला वह इस मुश्किल मामले को सुलझाने की हिम्मत कैसे कर पाती?
अध्याय 7 डॉक्टर ग्रेग ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और कहा, चलिए देखते हैं कि वह इस मरीज को कैसे संभालती है। डॉक्टर ग्रेग के जाने के बाद कई अन्य डॉक्टर उनके पीछे पीछे चले। डॉक्टर ग्रेग, आप यूं ही देखते नहीं रह सकते। श्री मैकमिलियन के आने से पहले हमें कुछ करना होगा। सुजाना ने एक नर्स की ओर मुड़कर कहा, ऑपरेशन रूम में सारे कैमरे चालू कर दो। मैं सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। साथ ही उसे खुद को बेवकूफ बनाते देखना भी मजेदार होगा। अस्पताल में ये खबर फैल गई कि एक हाई स्कूल की छात्रा एक जटिल सर्जरी कर रही है और डॉक्टर इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। एक युवा लड़की एक ऐसी बीमारी का इलाज कर सकती है जिसे डॉक्टर ग्रेग भी ठीक नहीं कर सकते। क्या ये सच था? क्या ये कोई मजाक है? जैसे ही रोजमेरी ने सर्जिकल गाउन पहना और ऑपरेशन रूम में जाने की तैयारी की, सुजाना उसके पास आए। बस एक बात बता दूं, पिछली सर्जरी में उस बूढ़े आदमी के पेरिकार्डियम को नुकसान पहुंचा है। उसका दिल, वह लगभग उसकी छाती की हड्डी से चिपका हुआ है। अगर ऑपरेशन के दौरान सावधानी नहीं बरती गई तो उसका दिल फट सकता है और उसकी मौत हो सकती है। फिर सब खत्म। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, रोजमेरी ने शांत भाव से जवाब दिया। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। मैं ऐसी नौसिखिया वाली गलती नहीं करूंगी। गुस्से से आग बबूला होकर सुजाना पैर पटकते हुए चली गई और बुदबुदाई, मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि तुम पहले कट को कैसे संभालते हो। निरीक्षण कक्ष डॉक्टरों से खचाखच भरा हुआ था। सभी एक युवा लड़की को सर्जरी की कमान संभालते देखकर स्तब्ध रह गए थे। डॉक्टर ग्रेग, ये लड़की कहाँ से आए? क्या आप सचमुच इसे बेकाबू होकर घूमने दे रहे हैं? वह देखने में ऐसी लग रही है जैसे उसने अभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया हो। मरीज श्री मैकमिलियन के दादाजी हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उसे सुर्खियों में रहना पसंद है डॉक्टर। कैडेन उसके लिए बलि का बकरा बनने को तैयार है। आप लोगों को चिंता क्यों करनी चाहिए? सुजाना हाथ बांधे खड़ी थी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बड़ी कांच की दीवार के पार उस लड़की को देख रही थी। रोजमेरी ने अपना सर्जिकल मास्क पहन लिया। उसकी मनमोहक आंखें चमकदार और स्थिर थीं और वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। शरीर की स्थिति को समायोजित करें। एनेस्थीसिया शुरू करो। त्वचा को कीटाणुरहित करें। मुझे स्केलपेल दो। रोजमेरी ने व्यवस्थित तरीके से कैडेन को आदेश जारी किए। निगरानी कक्ष में मौजूद सभी डॉक्टर अचंभित रह गए। क्या उसे वाकई पता है कि वह क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि वह सही राह पर चल रही है। क्या वह सचमुच फिलिप को बचा सकती है? सुजाना ने ताना मारते हुए कहा, हो सकता है उसने ये सब टीवी से सीखा हो। ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर ये लड़की सचमुच लोगों की जान बचा सकती तो वह लाइव टीवी पर एक सर्जिकल ब्लेड खा लेती। जब डॉक्टरों ने रोजमेरी को अपने बाएं हाथ में स्केलपेल पकड़े हुए देखा तो वे सभी चौंक गए। क्या हो रहा है? क्या वो बाएं हाथ से लिखती है? बाएं हाथ से काम करने वाले सर्जन दाएं हाथ से काम करने वाले सर्जनों जितने स्थिर नहीं होते हैं। अगर वह दाएं हाथ से काम करती है लेकिन जानबूझकर बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रही है तो वह पागल है। ऐसा लगता है कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। हो सकता है कि उसका सर्जरी करने का इरादा ही न रहा हो। डॉक्टर ग्रेग, आप एक छोटी बच्ची की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हम खराब हो गए हैं। इतनी बड़ी सर्जरी के लिए कोई भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। रोजमेरी को बाएं हाथ का इस्तेमाल करते देख कैडेन हैरान रह गया। उसे याद था कि वह हमेशा दाएं हाथ से काम करती थी। क्या उसके दाएं हाथ में चोट लग गई थी? कई बार हृदय वाल्व बदलने की सर्जरी के कारण फिलिप के हृदय की संरचना सामान्य से बहुत अलग थी। रोजमेरी ने बिना किसी झिझक के पहला चीरा लगाया जिससे सभी लोग चौंक गए। यहां तक कि अनुभवी सर्जन भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक छोटी बच्ची इतनी शांत और संयमित कैसे हो सकती है? मुझे अपनी आंखों पर ही शक होने लगा है। उसका पहला कट एकदम सटीक था। वह तेज, सटीक और निर्दयी है। सुजाना भी हैरान रह गई। ये कैसे संभव है? उसने ये कैसे किया? वो तो बिल्कुल भी नौसिखिया नहीं लग रही थी। रोजमेरी को फिलिप का दिल घावों से भरा हुआ मिला जिसमें रक्त वाहिकाएं अपनी जगह से हट गई थीं। पेरिकार्डियम की सुरक्षा के बिना उसका दिल व्यावहारिक रूप से उसकी छाती की हड्डी से जुड़ा हुआ था। कैडेन ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। शुरू में उसे चिंता थी कि वह नहीं जानती होगी कि क्या करना है, लेकिन वह शांत रही और उसने हर बात को बखूबी संभाला। वीडियो को जूम करके देखें। डॉक्टर ग्रेग सदमे में होने के बावजूद ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह आगे के कदम कैसे उठाएंगी। रोजमेरी बड़ी सावधानी से चिपके हुए हृदय और स्टर्नम को अलग कर रही थी, जो सर्जरी का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था।
फिलिप की हालत को देखते हुए अनुभवी सर्जनों को भी इसे करने में घंटों लग जाते, लेकिन रोजमेरी के लिए आधा घंटा ही काफी था। वह एकाग्रचित थी, उसकी चमकदार आंखें आत्मविश्वास से दमक रही थीं। सभी ने अपनी सांसें थाम ली, क्योंकि यह एक बेहद नाजुक दौर था। कोई भी गलती विनाशकारी साबित हो सकती थी। अचानक लोगों का एक समूह अंदर आया। समूह का नेतृत्व कर रहा व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व झलक रहा था। नुकीली भौहें, ऊंची नाक और नाजुक चेहरे की बनावट उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। और गंभीर लोग उन्हें देखकर एक तरफ हट गए, उनकी आवाजें भय और सम्मान से भरी हुई थीं। श्री मैकमिलियन, आप यहाँ हैं। उनके पीछे 7 शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञ थे। इतने कम समय में इतनी शानदार टीम का गठन केवल श्री मैकमिलियन ही कर सकते थे। फिलिप की हालत बिगड़ गई है। हमने बड़ी मुश्किल से उसके निमोनिया को काबू में किया है और अब उसमें हृदय गति रुकने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ग्रेग ने सम्मानपूर्वक एक तरफ हटते हुए कहा, आज की जांच में पता चला है कि फिलिप को कृत्रिम वाल्व संक्रमण, एंडोकार्डिटिस और पैरावाल्वुलर लीकेज है। ये कौन है? रोमियो की निगाहें रोजमेरी पर पड़ी, उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं। उसने मेडिकल मास्क पहन रखा था, जिसमें से सिर्फ उसकी चमकीली आंखें ही दिख रही थीं। देखकर ही पता चल जाता था कि वह किशोरावस्था की ही एक बच्ची है। वह है। उसे देखते ही डॉक्टर ग्रेग का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर उसने राज खोल दिया तो क्या वह कल का दिन भी देख पाएगा? सूर्योदय। इसी बीच उनके सहायक काल अपना गुस्सा नहीं रोक पाए। अस्पताल ने इतने कम उम्र के डॉक्टर को कैसे भर्ती कर लिया? यहाँ आते समय मैंने सुना कि एक हाई स्कूल का लड़का फिलिप मैकमिलियन का ऑपरेशन करना चाहता था। क्या ये वही है? क्या होप हॉस्पिटल पूरी तरह से पागल हो गया है? तो जब तक आप में हिम्मत है, आप फिलिप का ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे आप योग्य हो या अनुभवी। मुझे लगता है आप सब पागल हो गए हैं। काल, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ग्रेग इतना डरे हुए थे कि उनके पैर कांप रहे थे और वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद हर डॉक्टर घबराया हुआ था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अध्याय 8। हालांकि वह बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन सुजाना ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये डॉक्टर कैडेन का फैसला है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वह जिम्मेदारी लेंगे। और वह जिम्मेदारी कैसे लेगा? क्या वह आप सबकी जान देकर इसकी कीमत चुकाएगा? काल की बातें सुनकर सुजाना का चेहरा पीला पड़ गया और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। श्री मैकमिलियन, आइए फिलिप को बचाने के लिए हमारे विशेषज्ञों को तुरंत अंदर भेजें। मैं सर्जन और उनके सहायक को अंदर संभाल लूंगा। इनमें से कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, काल ने ठंडी निगाहों से सबको देखते हुए कहा। उन्हें इसके अंजाम समझाने होंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई एक हाई स्कूल के छात्र को बूढ़े आदमी का ऑपरेशन करने देने की? क्या वे पागल हो गए थे? तभी रोमियो के पीछे मौजूद विशेषज्ञ आश्चर्य से चिल्लाने लगे। वह वास्तव में सभी आसंजनों को अलग करने में कामयाब रही है। उसने एक भी रक्त वाहिका को नहीं छुआ और हृदय का ऊतक पूरी तरह सुरक्षित है। और वह ऑपरेशन के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रही है। उसने वह कैसे किया? उन्होंने इतनी जटिल आसंजनों का इतनी जल्दी समाधान कर दिया। सर्जरी बेहद मुश्किल थी, लेकिन रोजमेरी ने इसे बहुत आसानी से कर दिखाया। आसंजनों को हटाने के बाद उसने अपनी खूबसूरत आंखें ऊपर उठाईं और उसका ताज़ा और सौम्य व्यवहार पहली नज़र में अविस्मरणीय था। झलक। डॉक्टर ग्रेग, ये कौन है? रोमियो द्वारा लाए गए विदेशी हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक ने भारी लहजे में पूछा, क्या वह अस्पताल में नई डॉक्टर है? क्या मुझे उससे बात करने का मौका मिलेगा? हम देर से पहुंचे और यह नहीं देख पाए कि उन्होंने छाती कैसे खोली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऊतकों को इतनी अच्छी तरह से अलग किया। उनके चिकित्सीय कौशल निश्चित रूप से मुझसे कहीं बेहतर हैं। मेरे पास भी कुछ सवाल हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। काल तो अचंभित रह ही गया, साथ ही कमरे में मौजूद हर कोई दंग रह गया। एक किशोरी ने इतने कम समय में सारे असंलग्न ऊतकों को अलग कर दिया था। इसे हासिल करना उम्मीद से परे है। यहाँ तक कि अनुभवी विशेषज्ञ भी इतने कम समय में सभी आसंजनों को अलग करने की गारंटी नहीं दे सकते। क्या वह वास्तव में 50 वर्ष की एक अनुभवी डॉक्टर है जो एक युवा लड़की के वेश में है? वह इसे और किस तरह हासिल कर सकती थी? रोमियो का चेहरा भावहीन था, उसकी खूबसूरत भौहों में तटस्थता और बारीकी से देखने का भाव झलक रहा था, जिससे कोई भावना प्रकट नहीं हो रही थी। खुद को रोक न पाने के कारण सुजाना बोल पड़ी, भले ही उसने किसी रक्तवाहिका या हृदय के ऊतक को नुकसान न पहुंचाया हो, फिलिप की पहले भी कई सर्जरी हो चुकी हैं। हृदय को सिलने के लिए इस्तेमाल किए गए ऊतक का बहुत कम हिस्सा बचा है।
वाल्व माइट्रल एनुलस। कृत्रिम हृदय वाल्व का ठीक से काम करना मुश्किल होता है। यह उन कारणों में से एक था जिनकी वजह से वे ऑपरेशन करने में हिचकिचा रहे थे। सुजाना, डॉक्टर ग्रेग ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में गहरी आवाज में उससे फटकारा। उसकी अनदेखी करते हुए सुजाना ने आगे कहा, मैं बस सबको ये बताना चाहती हूँ कि फिलिप को हृदय के भीतर गंभीर संक्रमण है। ऊतकों में सूजन गंभीर है और कृत्रिम वाल्व की सिलाई करना बेहद मुश्किल है। अगर उसके टाँके लगाने में खामी है, फिलिप के दिल की धड़कन ठीक होने की संभावना कम है और उसे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। सुजाना के तर्कशील स्वभाव को जानते हुए डॉक्टर ग्रेग ने रोमियो से जल्दी से कहा, सर, ये युवा महिला डॉक्टर बहुत कुशल हैं। मुझे विश्वास है कि वह इस स्थिति को संभाल सकती हैं। साथ ही डॉक्टर कैडेन उनकी सहायता कर रहे हैं। कैडेन डॉक्टरों के परिवार से आता है और बेहद बुद्धिमान है। उसके दादा जेम्स न्यूटन हैं, जो देश और विदेश दोनों में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। जेम्स, रोमियो को आखिरकार समझ आ गया। उसके सामने खड़ा पुरुष सहायक जेम्स का इकलौता पोता कैडेन था। जेम्स भी उन प्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक था जिन्हें उसने आमंत्रित किया था, लेकिन यातायात के कारण वह अभी तक नहीं आ सका था। रोमियो के भावहीन चेहरे को देखकर डॉक्टर ग्रेग चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहे हैं। इसके बाद रोजमेरी के असाधारण टाँके लगाने के कौशल ने कमरे में मौजूद सभी डॉक्टरों को खुद को अक्षम महसूस कराया। सर्जरी के बाद सभी लोग पूरी तरह से चकित रह गए। फिलिप सचमुच बच गया था। वह अभी भी जीवित था। रोजमेरी, क्या तुम सच में मौजूद हो? सर्जरी देख रहे सभी लोगों में से कैडेन सबसे ज्यादा हैरान था। ये लड़की उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अद्भुत थी। वह किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कुछ और करना संभव नहीं है। ये बिल्कुल अनावश्यक था। रोजमेरी की चिकित्सीय क्षमता उससे कहीं अधिक थी। उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चलिए मरीज को बाहर ले चलते हैं। अपने हाथ धोने के बाद रोजमेरी ऑपरेशन रूम से बाहर निकली तो बाहर इंतजार कर रहे कई डॉक्टरों ने तालियां बजाकर और उसकी प्रशंसा करके उसका स्वागत किया। ये देखकर सुजाना ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसके नाखून उसके नाखूनों में गड़ गए, हथेलियों में। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी प्रतिभाशाली होगी। जब फिलिप के स्ट्रेचर को ऑपरेशन रूम से बाहर लाया गया तो कई डॉक्टर यह पुष्टि करने के लिए आगे बढ़े कि वह अभी भी सांस ले रहा है और उसकी हालत स्थिर लग रही है। सभी लोग बाहर निकल जाएं। मरीज को अब आराम करने की जरूरत है। रोजमेरी के थक जाने का अंदाजा लगाते हुए कैडेन को एहसास हुआ कि वे 2 घंटे से काम कर रहे थे। अब दोपहर के 2 बज चुके थे और वह सोच रहा था कि क्या रोजमेरी को भूख लगी होगी। जिज्ञासु डॉक्टर तितर बितर हो गए और वहां केवल रोमियो और हृदय रोग विशेषज्ञ, साथ ही डॉक्टर ग्रेग और अन्य लोग ही रह गए। मैं फिलिप को उसके कमरे में वापस ले जाता हूं, कैडेन ने रोजमेरी से कहा। मैं अभी वापस आता हूं। रोजमेरी ने सिर हिलाया, अपना मुखौटा उतारा और एक खूबसूरत चेहरा सामने आया जो बेहद आकर्षक था। ये कौन कौन से परिवार हैं? रोजमेरी ने ऊपर देखा। अभी भी कुछ बातें करनी बाकी थी। एक आदमी आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच थी और वह 5 फुट लंबी रोजमेरी के साथ बिल्कुल मेल खाता था। उस आदमी को देखते हुए रोजमेरी ने पाया कि उसके चेहरे की बनावट बड़ी बारीकी से गढ़ी गई थी। हर एक अंग एकदम सही अनुपात में था। उसकी गहरी धंसी हुई आंखें चमकदार वार्निश की तरह थीं, उज्ज्वल और मोहक। महोदय, बात यह है कि फिलिप बहुत बीमार था। मैंने एक बार इस युवती से वादा किया था कि अगर वह फिलिप को बचा लेगी तो इनाम का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। डॉक्टर ग्रेग रोजमेरी को इनाम मांगने में मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। रोमियो ने अपने सामने बैठी रोजमेरी को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी भावना झलक रही थी। फिर उसने काल की ओर देखा, जिसने तुरंत एक खाली चेक निकाला और उसे दे दिया। उसे बचाने के लिए धन्यवाद। ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। आप जितनी चाहें उतनी राशि भर सकते हैं। रोजमेरी ने अपनी साफ आंखें ऊपर उठाईं, थोड़ी हैरानी से। आखिर ये मिस्टर मैकमिलियन कौन थे जो इतने उदार थे? उसके आसपास के लोग उसे आश्चर्य और ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। बिना किसी रोक टोक के पैसा मिलना न केवल उसकी सफलता की राह में एक कदम था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने रोमियो का दिल जीत लिया था। उसके सामने ढेरों अवसर थे। आप कह सकते हैं कि उसने सफलता की बुलंदियों को छू लिया था। उसे जैकपॉट लग गया था और उसका भविष्य बेहद उज्जवल दिख रहा था। ठीक है, तो मैं इसे ले लूंगी, रोजमेरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और बिना किसी झिझक के चेक को अपने सफेद कोट की जेब में रख लिया, जिससे उसकी दृढ़ता का पता चलता है। कल तक श्रीमान को वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा।
रोजमेरी के शब्द अभी खत्म ही हुए थे कि कोने में बैठी सुजाना की ठंडी हंसी गूंज उठी। अध्याय 9। सुसाना की हंसी रोजमेरी की नजरों से नहीं बची। उसने अपनी भौहें हल्के से उठाते हुए कहा, सुसाना, क्या अब अपना वादा निभाने का समय नहीं आ गया है? सुजाना ईर्ष्या में इतनी मशगूल थी कि वह रोजमेरी के साथ हुए समझौते को पूरी तरह भूल गई। रोमियो यही था और सुजाना किसी भी कीमत पर खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहती थी। बिल्कुल नहीं। उसने अनजान बनने का नाटक करने का फैसला किया और अपने हाथ फैलाते हुए पूछा, क्या वादा? क्या मैंने कुछ कहा? डॉक्टर, सुजाना, आपने ऐसा कैसे किया? एक नर्स ने बीच में टोकते हुए कहा, आपने खुद ही कहा था अगर इस युवती ने फिलिप की जान बचाई होती तो आप उसके सामने घुटने टेक देती, यहां तक कि उपनिदेशक का पद भी छोड़ देती। सच में, क्या मैंने ऐसा कहा था? सुजाना ने दृढ़ता से इनकार किया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? एक अन्य डॉक्टर ने बोलने से खुद को रोक नहीं पाया और कहा, आपने ये कहा था, यहां मौजूद सभी लोगों ने आपको सुना। अगर आप घुटने नहीं टेकना चाहते तो कम से कम माफी मांग लीजिए। आखिरकार जिस तरह से उसने पहले उस युवती से बात की थी वह वाकई अनुचित था। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? सुजाना ने मासूमियत भरा चेहरा बनाया, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। निराशाजनक मामले। जब सब लोग हताश हो चुके थे तभी रोजमेरी ने अचानक एक लात मारी जिससे सुजाना धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी। किसी ने नहीं देखा कि उसने ये कैसे किया, बस घुटने के जमीन पर लगने की आवाज सुनाई दी। जरूर बहुत दर्द हुआ होगा। तुम। सुजाना को इतना दर्द हो रहा था कि उसके होंठ कांप रहे थे और वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक डॉक्टर के रूप में जीवन बचाना आपका कर्तव्य है। रोजमेरी की आंखें ठंडी थीं, उसकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। आपका स्केलपेल जीवन बचाने के लिए है, लापरवाही से इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तुम। सुजाना गुस्से से कांप रही थी। रोमियो के सामने बकवास मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ किया या नहीं किया, और तुम क्या करना चाहते थे, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, रोजमेरी ने कहा। तभी खबर सुनकर डीन आ गए। श्री मैकमिलियन, क्या आपके पिताजी ठीक हैं? मुझे खेद है, मैं अभी अभी एक अकादमिक सम्मेलन से लौटा हूं। रुकिए, क्या हो रहा है? डॉक्टर, सुजाना, आप क्यों? घुटने टेकना। निर्देशक को देखते ही सुजाना की आंखों में आंसू आ गए। वह इतनी दर्द में थी कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर पियर्स हमेशा से सुजाना को बहुत सम्मान देते थे, यहां तक कि सभी डॉक्टरों के सामने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे। जैसे ही वह भेद खोलने वाली थी, उसने डीन की आश्चर्यचकित आवाज सुनी, रोजमेरी, तुम भी यहाँ हो? और वो भी कीटाणुरहित सूट में। तुम वही हाई स्कूल की छात्रा तो नहीं हो जिसने फिलिप की सर्जरी की थी? मुझे यहाँ आते समय इसके बारे में पता चला। तो फिलिप ठीक है? उनकी बातें सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। डीन न केवल रोजमेरी को जानते थे बल्कि वे उनकी चिकित्सा संबंधी क्षमताओं की भी बहुत सराहना करते प्रतीत होते थे। डॉक्टर पियर्स असमंजस में दिख रहे थे क्योंकि किसी ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या हो रहा है? मिस रोजमेरी, क्या आप समझा सकती हैं? डॉक्टर पियर्स। रोजमेरी ने उनका अभिवादन किया। कुछ खास नहीं, बस मैं इस क्षेत्र में सुजाना से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। डॉक्टर पियर्स ने सुजाना की ओर देखा, फिर रोजमेरी की ओर। क्या उसने कुछ ऐसा किया जिससे आप नाराज हो गईं? मैं परेशान नहीं हूँ, रोजमेरी ने दृढ़ता से कहा। यह पहली बार है जब मैंने सुना है कि हृदय विफलता के रोगी को एंडोकार्डिटिस और पेरियान्युलर लीक होने पर शामक और हृदय को आराम देने वाली दवाओं का उपयोग किया जाता है। ऐसा करना मरीज का जबरदस्ती इलाज करने के बराबर है और वह आधे घंटे के भीतर मर जाएगा। डॉक्टर पियर्स तुरंत सुजाना की ओर मुड़े। रोजमेरी ने बेपरवाही से कहा, मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि आपके अस्पताल के भर्ती मानदंड पर्याप्त रूप से सख्त नहीं हैं। सुजाना, तुमने मरीज की सर्जरी क्यों नहीं की? डॉक्टर पियर्स ने तुरंत पूछा। डॉक्टर पियर्स, उस समय फिलिप की हालत बेहद गंभीर थी। हम कुछ नहीं कर सकते थे, सुजाना ने कहा। आप लाचार थे, फिर भी आपने बेहोशी की दवाएं और दिल को सुकून देने वाली दवाएं दी। आप जानते थे कि ऐसा करने से दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर भी उसे नहीं बचा पाएगा। आप डॉक्टर हैं, फिर भी आपने उसे मौत की सजा सुनाई। उसके बचने की अभी भी उम्मीद थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डॉक्टर पियर्स ने कहा। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, डॉक्टर पियर्स ने निराशा भरे स्वर में कहा, आप जा सकती हैं। होप हॉस्पिटल अब आपको नहीं रखेगा और यहीं पर भविष्य में इस उद्योग में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। जो व्यक्ति मरीजों की जान की कदर नहीं करता और सिर्फ अपने करियर की परवाह करता है, वह डॉक्टर बनने के लायक नहीं है।
डॉक्टर पीएस नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उनके एक ही शब्द से सुजाना इस क्षेत्र में काम करने में असमर्थ हो जाती। निर्देशक महोदय, मुझे एक और मौका दीजिए, सुजाना ने कहा। हालांकि सुजाना जानती थी कि डॉक्टर पीएस ने उसे रोमियो के गुस्से को बढ़ने और बदतर परिणाम उत्पन्न होने से रोकने के लिए जाने के लिए कहा था, लेकिन वह वास्तव में जाना नहीं चाहती थी। यहाँ वेतन अच्छा था, सहकर्मी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और उसका भविष्य उज्ज्वल था। अब ये सब रोजमेरी की वजह से खत्म हो गया। इसे ले जाओ। डॉक्टर पीएस ने ये कहने के बाद रोमियो से माफी मांगते हुए कहा, मुझे सचमुच खेद है, मैंने अपनी नाक के नीचे ऐसा होने दिया। मुझे बेहद शर्म आ रही है। सौभाग्य से मिस रोजमेरी सही समय पर हस्तक्षेप करके एक बड़ी गलती होने से बचा लिया। तुम्हारा उपनाम क्या है? रोमियो की ठंडी निगाहें रोजमेरी पर पड़ी। रोजमेरी कॉलिंस, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मुझे अपना नंबर दो। रोमियो ने उसका नंबर सेव करने के लिए उसे अपना फोन पकड़ा दिया। जब रोजमेरी ने ब्लैंक चेक लिया तो वह उसकी बात समझ गई। अगर बाद में फिलिप को कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी उसकी होती। उसने अपनी संपर्क जानकारी भविष्य की सुविधा के लिए छोड़ी थी। उसने उसका फोन लिया और अपनी पतली उंगलियों से स्क्रीन पर हल्के से कुछ नंबर टाइप किए। फिर उसने ऊपर देखा, उसका खूबसूरत चेहरा तारे की तरह चमक रहा था और उसने फोन उसे वापस दे दिया। बुजुर्ग व्यक्ति की कई बार छाती की सर्जरी हो चुकी है, इसलिए सर्जरी के तुरंत बाद उनकी छाती की हड्डी थोड़ी ढीली हो सकती है और ठीक होने में मुश्किल हो सकती है। एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्कुलेशन और बार बार कैथेटराइजेशन के कारण उनके बाएं पैर में सूजन और दर्द भी हो सकता है। ये सब सामान्य प्रक्रिया है, रोजमेरी ने कहा। वह नहीं चाहती थी कि बाद में लोग उसकी काबिलियत को लेकर उसे दोष दें। रोमियो ने लड़की के चेहरे को ध्यान से देखा, उसकी आवाज गहरी थी, और हम इस दर्द को कैसे कम कर सकते हैं? रोजमेरी ने उसके पीछे खड़े 7-8 हृदय रोग विशेषज्ञों पर नजर डाली और कहा, ये छोटी मोटी समस्याएं, ये लोग इन्हें बखूबी संभाल लेंगे। डॉक्टर पीएस, अगर और कोई समस्या नहीं है तो मैं चलती हूँ। हम ठीक है, डॉक्टर पीएस ने कहा। लॉकर रूम में अपने मेडिकल ड्रेस बदलने के बाद रोजमेरी ने बेसबॉल कैप पहनी, अपना बैग कंधे पर टांगा और जाने के लिए तैयार हो गई। रोजमेरी, कैडेन ने अस्पताल के लंबे गलियारे में उससे कहा, क्या तुम्हारा दाहिना हाथ ठीक है? मैं तुमसे बहुत पहले से पूछना चाह रहा था, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या खराबी है? तुम बाएं हाथ से ऑपरेशन क्यों कर रही थी? आज हाथ मिला। अगर कोई खास बात न हो तो एक दाएं हाथ से काम करने वाला व्यक्ति अपने बाएं हाथ से काम नहीं करेगा। मैं ठीक हूँ। रोजमेरी ने लापरवाही से अपनी थोड़ी दर्द भरी कलाई हिलाई, बस कल रात किसी को थोड़ा ज्यादा जोर से मुक्का मार दिया था। कैडेन ने जटिल भावों के साथ उसकी ओर देखा, तो तुम भी एक लड़ाकू हो। वह असल में किस तरह की इंसान थी? आसानी से दुर्लभ दवाएं हासिल कर सकती थी, सर्जरी कर सकती थी और यहां तक कि मुक्का भी मार सकती थी। अध्याय 10। आप आमतौर पर कौन सा हाथ इस्तेमाल करते हैं, बायां या दायां? और जब आप सर्जरी करते हैं तो आप किस हाथ से ऑपरेशन करते हैं? वह सचमुच उत्सुक था। मैं दोनों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, रोजमेरी ने कहा। क्या तुम सच में मौजूद हो? वह आदमी सदमे में था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति चिल्लाते हुए अंदर आया, हट जाओ, हट जाओ। अरे रोजमेरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोजमेरी की आंखें चमकीली और साफ थीं। उस आदमी को देखकर वह कुछ हैरान थी। दादा जेम्स। रोजमेरी, क्या श्री मैकमिलियन ने आपको भी फिलिप की सर्जरी करने के लिए आमंत्रित किया था? मुझे नहीं पता कि मुझे आपकी सहायता करने का मौका मिलेगा या नहीं, जेम्स ने पूछा। मैंने पहले ही काम खत्म कर लिया है, रोजमेरी ने कहा। क्या पहले ही खत्म हो गया? जेम्स ने पूछा। रास्ते में उसे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था और वह हौंफते हुए यहाँ भागा भागा आया था। लेकिन सर्जरी तो पहले ही हो चुकी थी। क्या तुमने ये सब खुद किया? जेम्स ने हौंफते हुए पूछा। और वो भी, रोजमेरी ने कहा। जेम्स ने उसकी निगाहों का पीछा करते हुए उसके बगल में खड़े आदमी को देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? दादाजी, कैडेन ने बेबसी से जवाब दिया, यहीं तो मैं काम करता हूँ। सचमुच, दादाजी भूल गए थे। लेकिन आमतौर पर सनकी और घमंडी माने जाने वाले दादाजी एक युवती के सामने विनम्रता और यहाँ तक की प्रशंसा भी कर रहे थे। कैडेन हैरान रह गया। ये रोजमेरी कौन थी? उसकी असाधारण चिकित्सा क्षमताओं के अलावा उसकी ऐसी क्या पहचान थी जिसके कारण उसके दादाजी उसका इतना सम्मान करते थे? बच्चे, रोजमेरी का सहायक होना तुम्हारा सौभाग्य है, जेम्स ने कहा। एक सहायक? क्या यह उसकी किस्मत थी? क्या उसके दादाजी का दिमाग खराब हो गया था?
लड़की के प्रभावशाली चिकित्सा कौशल के बावजूद यह इतना भी असाधारण नहीं था। क्या तुमने कमरा नंबर 301 में दादी ग्रेस का हालचाल पूछा? जेम्स ने लापरवाही से पूछा। मैं उससे हर रोज मिलने जाता हूँ। कैडेन को कहना पड़ा, दादाजी, मैं व्यस्त हूँ। वह दादी ग्रेस के आसपास 24 घंटे नहीं बिता सकता था। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। रोजमेरी, जरा रुको, मुझे उसे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। जेम्स ने बेरुखी से अपना हाथ उठाकर उसके कंधे पर मारा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं काफी सख्त नहीं हूँ? दादाजी, यह अस्पताल है, यहाँ शोर मचाना मना है, कैडेन ने कहा। तुम दौड़ना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? मैं अभी अभी 2 मील दौड़ा हूँ, जेम्स ने कहा। 10 मिनट बाद एक आलीशान रोल्स रॉयस रिफ्लेक्शंस विला के गेट में दाखिल हुई। झील के किनारे बने 33 आलीशान निजी विलाओं को देखकर भव्यता का अद्भुत नजारा था। कार एक चौड़े हरे भरे रास्ते से गुजरी और एक विला के सामने आकर रुक गई। एक दंपति गेट पर इंतजार कर रहे थे और एडन द्वारा चलाई जा रही कार को देखकर वे आश्चर्य से एक दूसरे को घूरने लगे। क्या हो रहा है? केनेथ ने सबसे पहले पूछा। गाड़ी इस हालत में क्यों थी? उसकी प्यारी बेटी कहाँ थी? क्या वह ठीक थी? ड्राइवर को कार से बाहर निकलते देख लुइसा चौंक गई और अविश्वास से एडन की ओर देखते हुए बोली, एडन, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारे कपड़े। क्या रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? रोजमेरी कहाँ है? क्या वह ठीक है? इतना कहते ही दंपति ने झट से पीछे की सीट की ओर देखा। सुश्री कॉलिंस ठीक हैं, रास्ते में एक ट्रक ने मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक कहा, मैडम, हम घर पहुंच गए हैं। रोजमेरी ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और कार के बाहर की निगाहों से टकरा गईं। लुइसा जवानी में बेहद खूबसूरत थी, उस समय की किसी भी महिला स्टार से कहीं ज्यादा। अब 50 साल की उम्र में उसका व्यक्तित्व और भी सौम्य हो गया था। गरिमा में जब उसने रोजमेरी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम रोजमेरी हो, मेरी प्यारी बेटी। रोजमेरी अभी कार से बाहर निकली ही थी कि लुइसा ने तुरंत उसे गले लगा लिया और बोली, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अचानक गले लगने से रोजमेरी थोड़ी असहज हो गई, लेकिन इससे उसे गर्माहट का एहसास भी हुआ। मुझे तुम्हें अच्छे से देखने दो। लुइसा ने रोजमेरी के चेहरे पर हाथ फेरा। लड़की के चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी और त्वचा कोमल थी। उसने प्यार से आंखों में आंसू लिए पूछा, हैरिस परिवार में तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? इन वर्षों में मैं अच्छी रही हूं, रोजमेरी ने कहा। इन सरल शब्दों को सुनकर लुइसा की आंखों से 2 आंसू बह निकले। जब तक वह ठीक थी और उसे कोई तंग नहीं करता था, यही उसके लिए काफी था। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी घर आ गई है। बोलने वाला केनेथ था, उसकी आंखें भी थोड़ी लाल थीं। चलिए अंदर बात करते हैं, हमारी प्यारी बच्ची को बाहर मत खड़ा रहने दीजिए। जी रोजमेरी, अंदर आओ। लुइसा ने रोजमेरी के हाथ से बैग लिया और उसे केनेथ को दे दिया। केनेथ ने बिना किसी ब्रांड लोगो वाला बैग उठाया और रोजमेरी की पीठ की ओर देखा। उसके दिल में एक टीस उठी। इतने सालों में उनकी बेटी कैसी रही होगी? वह तो अब एक युवती बन चुकी थी, लेकिन वह अभी भी इतना सादा बैग क्यों लिए हुए थी? उसमें डिजाइनर कपड़ों का एक भी टुकड़ा नहीं था। रोजमेरी, अब से यही तुम्हारा घर है। लुइसा ने रोजमेरी का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर ले गई। बगीचा विदेशी फूलों और पौधों से भरा हुआ था। स्लीपिंग फायर लोट्स और जूलियट रोज जैसे महंगे पौधे हर जगह देखे जा सकते थे। 30 नौकर बगीचे के बीच में खड़े थे, जिनमें घर की देखभाल करने वाले, ड्राइवर, गार्ड, रसोइया, माली, नौकरानियां और अंगरक्षक शामिल थे। वे सभी एक साथ झुके और बोले, श्रीमती कॉलिंस, आपका घर में स्वागत है। जैसे ही वे परिकथाओं जैसे खूबसूरत बगीचे से होते हुए मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें हर जगह बहुमूल्य सुलेख और प्राचीन वस्तुएं दिखाई देने लगीं। क्या यह नहीं कहा गया था कि उसका परिवार बहुत गरीब था? रोजमेरी की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। कुछ समय पहले ही एक नीलामी में राजाओं की वापसी नामक इस पेंटिंग की कीमत $30 मिलियन तक पहुंच गई थी। ये 500 साल पहले के एक प्रसिद्ध तेल चित्रकार की उत्कृष्ट कृति थी और रोजमेरी को यकीन हो गया था कि यह असली है। रोजमेरी जिस ओर देख रही थी, मानो कोई विषय ढूंढ रही हो। ये देखकर लुइसा ने खुशी से पूछा, रोजमेरी, क्या तुम्हें वह पेंटिंग पसंद आई? क्या मैं उसे तुम्हारे कमरे में टांग दूं? कोई जरूरत नहीं। वह घर में मौजूद संग्रहों की संख्या देखकर बस हैरान थी। यह अफसोस की बात थी कि राजाओं की वापसी की यह पेंटिंग आधुनिक कला की पेंटिंगों के उस ढेर के बीच बेमिल लग रही थी। रोजमेरी, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? कोई इस पेंटिंग को उतारो। केनेथ ने तुरंत उसके पीछे से आदेश दिया। बटलर कुछ हिचकिचा रहा था।
राजाओं की वापसी नामक ये पेंटिंग मूल रूप से महल में छिपी हुई थी। ये कला का एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती नमूना था, लेकिन इस अज्ञानी सुश्री कॉलिंस के कारण मालिक इस पेंटिंग को हटवाने की योजना बना रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पेंटिंग मिस सेरेना की पसंदीदा थी। रोजमेरी ने बटलर की आंखों में शत्रुता का भाव महसूस किया, जो स्पष्ट रूप से उसी की ओर लक्षित था। लेकिन उसने परवाह नहीं की और सहजता से अपने माता पिता को सुझाव दिया, हम इसे अंदर वाले कमरे में टांग सकते हैं। उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर स्थित एक लाउंज पर पड़ी, जहां उसी कलाकार की कई कलाकृतियां थीं, जो लाउंज की पुरानी और सुरुचिपूर्ण शैली के साथ पूरी तरह से मेल खाती थीं और कलात्मक रुचि को पूरी तरह से प्रदर्शित करती थीं। लेकिन बटलर का दिल टूट गया। इतनी अनमोल पेंटिंग को लोगों के देखने और सराहना करने के लिए टांगा जाना चाहिए। ऐसा लगता था कि इस देहाती लड़की को इस पेंटिंग के महत्व का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे लगता है कि इस पेंटिंग को उस कमरे में टांगना एक बहुत अच्छा विचार है। लुइसा ने सबसे पहले समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, मेरी बेटी की पसंद वाकई कमाल की है। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।